आपने जो ये फाइंडिंग्स आए हैं आप उसमें कह रहे हैं कि अराउंड 79 सीट्स 79 सीट्स ऐसे हैं जहां पर जो जीत है वो नहीं हुई थी और ये जो एक्स्ट्रा वोट्स उसमें दिख रहे हैं उसकी वजह से हुए हैं। ये 79 सीट्स का कितना प्रभाव आप देखते हैं और अब जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो इसको क्या समझा जाए? इलेक्शन कमीशन को जो चुनाया, जो सेलेक्ट किया, उस पर भी घोटाला है क्योंकि उस पर सिर्फ एक पार्टी का इन्फ्लुएंस है। इसके पहले 1% वोट ही बढ़ा है कभी भी, तो कुछ उसका मकसद होगा ना कि आप डिले भी कर रहे हो, जवाब भी नहीं दे रहे हो और वोट भी बढ़ रहा है। तो ये आंकड़े में जो वोट का बढ़ावा है उसका सवाल, वो सवाल का जवाब दे। फोरम के तरफ से एक जन आंदोलन, ये कुछ भी हो जाने दो, ये कैंसल इलेक्शन होगा नहीं होगा उसकी परवाह नहीं है। जो सत्य है वो सत्य आगे आना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ने ये सत्य लाना ही चाहिए, तब तक हम रुकेंगे नहीं। फेज 2 का जो दूसरी चरण का वोट था उसके आंकड़े राज्य दर राज्य नहीं आए अभी तक। मतलब फेज 2 स्टेट वाइज फिगर्स हैव नॉट बीन गिवन बाय इलेक्शन कमीशन इवन नाउ। कि ऐसे वोट्स बढ़ते हैं और क्या दुनिया में और कहीं पर आपने इस तरह के वोटों को बढ़ते हुए और सीटों को बढ़ते हुए देखा है क्या? दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। मैं मुंबई के नरीमन पॉइंट में मौजूद हूँ और अभी यहाँ पर एक चर्चा भी हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं जो विषय था वो यही था कि लोकसभा इलेक्शंस 2024 वाज इट फ्री एंड फेयर? क्या ये जो चुनाव थे ये जिस तरह से होने चाहिए थे, बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी दुष्परिणाम के वैसे हुए या नहीं, उस पर बहुत चर्चा हुई। सवाल भी कई उठे हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ हमारे जो यहाँ पर मेहमान हैं उनके पास जाने से पहले कि करीबन 4,65,46,885 वोट्स ऐसे हैं जिसे ऐड किया गया था, यानी पहले ये आंकड़े नहीं आए थे और चुनाव आयोग ने बाद में ये आंकड़े दिए थे। अगर पूरे 7 चरणों की हम बात करें तो इसी पर हम चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सेबेस्टियन मॉरिस हैं, IIM अहमदाबाद से रिटायर्ड हैं और साथ ही साथ वो इंडिपेंडेंट पैनल फॉर मॉनिटरिंग इंडियाज़ इलेक्शन में भी शामिल हैं। सर आपसे ये सवाल है तो और जो यहाँ पर लिखा है वही, क्या आप ये जो चुनाव हुआ था, हमने कई चर्चाएं इस पर की हैं, वॉज इट फ्री एंड फेयर? क्या आपको लगता है कि ये फ्री और फेयर चुनाव था और अगर नहीं था तो आप इसकी क्या वजह है बताते हैं? ओके, बहुत सारे इंडिकेशंस आते हैं। एक तो ये है कि बहुत सारे कंप्लेंट्स ECI के पास गए थे लेकिन उनका रिस्पांस बहुत ही लूकवार्म या नॉन रिस्पांस रहा। हम बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देख सकते हैं जहां ECI एक्ट करना चाहिए था लेकिन उन्होंने एक्ट नहीं किया, जैसे डर्टी काइंड ऑफ इलेक्शन कैंपेन जो चल रहा था। ये तो दो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन को जो चुनाया, जो सेलेक्ट किया, उस पर भी घोटाला है क्योंकि उस पर सिर्फ एक पार्टी का इन्फ्लुएंस है। तो अभी इलेक्शन कंडक्ट हर डेमोक्रेसी में कंप्लीटली इंडिपेंडेंट करना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट का सिलेक्शन एकदम फेयर होना चाहिए। गवर्नमेंट नहीं सेलेक्ट कर सकते, गवर्नमेंट इन फुल एग्रीमेंट विद द ऑपोजिशन ही कर सकते हैं। तो उसका जो चेंज आया है दैट इटसेल्फ कास्ट सस्पिशन। दूसरा ये है कि अभी जो हम इस दिवस में हम जो बात कर रहे हैं वो एक स्टडी ने, जैसे आप कहते अराउंड 4.6 करोड़ वोट्स, अबाउट 46 मिलियन वोट्स का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस कैसे आता है? ये आता है कि जब ये वोटिंग डे का क्लोजर होता है, एक एस्टिमेट दिया जाता है कि इतना वोट्स हो गया है और उसके बाद उसको कंफर्म करते हैं। यूजुअली इसमें 1% से ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। इस बार उस पर बहुत बड़ा फ़र्क है। इतना फ़र्क है कि इन सम स्टेट्स 12% का फ़र्क है। तो ये क्यों है, यही हम पूछना चाहते हैं। ओके, ठीक, यही हमारा। तो ये जो सवाल हैं, तीस्ता मैम भी हैं यहाँ पर। मैम सवाल जो है कि लगभग 5 करोड़ वोट ऐसे हैं जो पहले चुनाव आयोग, यानी जिस चरण पर वोट होता है, यानी फर्स्ट फेज की वोटिंग होती है तो इलेक्शन कमीशन एक आंकड़ा जारी करता है कि इतने वोट्स हुए हैं और फिर 4 दिन बाद 5 दिन बाद जो वोट्स बताए जाते हैं उसी फेज के वो बढ़कर आते हैं और इसका पूरा एनालिसिस करें तो वो पूरे 7 चरण का मिलाकर लगभग 5 करोड़ वोट बढ़े हैं। आपने जो ये फाइंडिंग्स आए हैं आप उसमें कह रहे हैं कि अराउंड 79 सीट्स 79 सीट्स ऐसे हैं जहां पर
जो जीत है वो नहीं हुई थी और ये जो एक्स्ट्रा वोट्स उसमें दिख रहे हैं उसकी वजह से हुए हैं। ये 79 सीट्स का कितना प्रभाव आप देखते हैं और अब जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो इसको क्या समझा जाए? देखिए 79 सीट्स का आंकड़ा हमने कैसे निकाला, और सबसे पहले मैं पूरी जवाबदेही का सवाल है, ये ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, और ये सवाल है कि ये वोट क्यों डाले गए। एक दूसरी चीज़ जो रह गई बताते बताते कि फेज़ 2 का जो दूसरी चरण का वोट था उसके आंकड़े राज्य दर राज्य नहीं आए अभी तक। मतलब फेज 2 स्टेट वाइज फिगर्स हैव नॉट बीन गिवन बाय इलेक्शन कमीशन इवन नाउ। तो इसका क्या कारण है? तो बहुत सारे एनॉमलीज है। तो एक तो देर से दिया हुआ, उसके बाद आंकड़ा बढ़ता है। हमारे महाराष्ट्र में ही जहाँ पे हम लोग हैं अभी, उसमें ही आपको 8%, ऑलमोस्ट 8.9%, 8.89% वोट बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट 9%। ऑलमोस्ट 9% आप बोल सकते हैं। और वो आंकड़ा कितना होता है? 4.91 करोड़ वोट सिर्फ महाराष्ट्र में हुए। महाराष्ट्र में 48 सीट्स है। 48 सीट्स में आप डिवाइड कर लो तो इसका मतलब है 82.63 लाख टोटल है, और पर कॉन्स्टिट्यूंसी 1.72 लाख है। तो इतना, अगर जैसे कि मॉरिस सर ने कहा कि इसके पहले 1% वोट ही बढ़ा है कभी भी, तो कुछ उसका मकसद होगा ना कि आप डिले भी कर रहे हो, जवाब भी नहीं दे रहे हो और वोट भी बढ़ रहा है। तो ये आंकड़े में जो वोट का बढ़ावा है उसका सवाल, वो सवाल का जवाब दे। इसीलिए हमने 19 तारीख को तकरीबन 2 दर्जन जन संगठन और इंडिविजुअल्स ने एक नोटिस भेजी है चुनाव आयोग को कि ये सब हमारे मुद्दे हैं, ये मुद्दे पे आप जवाब दीजिए, ये हमारे फाइंडिंग्स है, सही हो गलत हो आप उसका जवाब दीजिए। आखिर में धारा जो 324 है, 326 है संविधान की, उससे बहुत ही बड़ा एक प्लेनरी पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अपने चुनाव आयोग को। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी जवाबदेही बनती। हम लोग हैं, भारत के लोग हैं और कोई नहीं है। मतलब कोई सरकार नहीं है, भारत के लोग हैं। भारत के लोग जो वोट डालते हैं, और सरकार भी है और विपक्ष भी है जो भारत के लोग से उभर के आती है। तो इसीलिए ये हमने पूरा एक्सरसाइज लिया है, और अभी जवाब आता है कि नहीं उसी के ऊपर अगले कदम के ऊपर निर्णय होगा। जी, तो यानी आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने इसके ऊपर नोटिस भी दिया है। सर 1% वोट बढ़ना एक तरफ होता है, और लगभग आपने जो आंकड़े सामने आए हैं 7% से ज़्यादा वोट्स इस साल बढ़े हैं, जो आमतौर पर ऐसे लोकसभा चुनाव में होते नहीं हैं। ये कितना अनयूजुअल है अगर आप लोगों को बताएं कि इतना वोट्स बढ़ना, वो भी टेक्नोलॉजी के टाइम में, जब अगर मैं ये शूट कर रहा हूँ तो इसे समय पर लाइव कर सकता हूँ। हम इतने टेक्नोलॉजिकल एरा में रह रहे हैं और 5 करोड़ वोट का डिफरेंस आ जाता है। ये तो वोट्स की डिफरेंस है। हाँ, वो भी जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, ये तो बहुत ही सस्पिशियस हो जाता है। दूसरी बात ये है कि वो जो टाइम गैप है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ पोलिंग टू द फर्म डिक्लेरेशन ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड, वो क्या 5 दिन लगेगा? आज के ज़माने में जब वीडियो ऐसे कर सकते हैं, एंड ये तो नंबर्स की बात है। इट विल रिक्वायर अ फ्यू बिट्स ऑफ डेटा, उसको आप मल्टीपल मोड्स पे ट्रांसफ़र कर सकते, आप पिजन से भी कर सकते हैं, और फिर भी फास्टर होगा। अभी देख लीजिए, इवन इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी लाइक चंडीगढ़ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन बोथ द वोट्स एंड इन द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग द फाइनल थिंग। तो इसका कारण क्या है फंडामेंटली? एंड इलेक्शन कमीशन इज सपोज टू बी एट द पिनिकल ऑफ टेक्नोलॉजी, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इलेक्शन कमीशन, यूजिंग EVMs एटसेट्रा। ओके, तो इसका कोई जवाब तो होना चाहिए ना। सही बात है। और बी गोइंग बैकवर्ड्स। करेक्ट। और दुनिया के जितने भी सुपर पावर देख लें, आप वर्ल्ड पावर देख लें, वहाँ पर अगर अब तक बैलेट वोटिंग होती है, और अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपने देखा है कि हम लगातार EVM को लेकर मुद्दा उठाते हैं। यहाँ पर जो काउंटिंग आई है चुनाव आयोग की ओर से ही, एक तो 4-5 दिन एक्स्ट्रा लगना, उसके बाद काउंटिंग जो आना, उसे लेकर ये पूरा सवाल है। भरत सर भी हैं हमारे साथ। अब इसके आगे होगा क्या? चिट्ठियाँ लिखी गई हैं। हमें पता है कि जो विपक्ष चुनाव से पहले भी जा रहा था चुनाव आयोग के पास, 6 महीने तक चुनाव आयोग ने उन्हें वक्त भी नहीं दिया था। हमने तब भी बात किया था, अब भी हम बात कर रहे हैं, अब भी आप लोगों ने लेटर्स लिखा हुआ है। तो जब सेकंड फेज का डेटा अगर अब तक इन्होंने स्टेट वाइज नहीं दिया है, तो ये बहुत अनलाइकली है कि जो आप लोगों की ओर से सवाल पूछे गए हैं उसका जवाब आएगा। उसके आगे सर होगा क्या? क्योंकि अब चुनाव भी हो चुका है, नतीजे भी आ चुके हैं, सरकार भी बन चुकी है, और जो आंकड़ा आप दे रहे हैं 79 सीट्स का, यानी एनडीए भी जो है वो अल्पमत में चली जाती है। ये एक हंग असेंबली हो सकती है, अगर वो सीट को ट्रांसफर करे तो इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती थी। तो अब आगे क्या करेंगे आप लोगों ने ये सब डेटा लिख तो दिया है। नहीं, हम तो अभी
इसमें दो तरीके के लोग हम लोग हैं। एक है कि जो स्टडी करने वाले एक्सपर्ट्स हैं, दूसरे की स्टडी समझकर हम हमारे आंदोलनों में ये समझा दे सकते हैं लोगों को कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ है। तो हमने ऑलरेडी हमारे जिधर जिधर जन आंदोलन चालू है वो महाराष्ट्र में है, सभी राज्यों में है, और ये आंदोलनों के तरफ से हम ये करेंगे कि बाकी ईवीएम वगैरह तो बाजू रह गया अभी। तो अभी ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस का माने बहुत गंभीर है, क्योंकि इसमें दूसरा कोई हो ही नहीं सकता डिसेप्शन के सिवा। तो हम अभी लोगों के पास जाएंगे, लोगों को हमने बताया है इधर आने के पहले भी, और जितने जितने लोगों को लगता है कि ये इसमें शामिल होना चाहिए तो ये फोरम बनेगा, और फोरम के तरफ से एक जन आंदोलन, ये कुछ भी हो जाने दो, ये कैंसल इलेक्शन होगा नहीं होगा उसकी परवाह नहीं है। जो सत्य है वो सत्य आगे आना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने ये सत्य लाना ही चाहिए, तब तक हम रुकेंगे नहीं। बिल्कुल। तीस्ता मैम, एक आखिरी सवाल जो है मैं आपसे पूछना चाहता था। ये जो आपके आंकड़े हैं 79 सीट्स, जो मैंने अभी कहा कि एनडीए जो है वो अल्पमत में चली जाती है, सत्ता से बहुत दूर, और इंडिया गठबंधन अगर पूरे के पूरे ट्रांसफ़र अगर हम करते हैं, क्योंकि जो आपका एक तरीके से थीसिस है या जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो वही है, तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है। जब हम बात कर रहे हैं, सरकार को बने लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। अब ये जो आंकड़े सामने आए हैं, इससे क्या आगे कर सकते हैं और इससे आगे करने का मकसद क्या है वो भी अगर आप बताएं, कि सरकार बन चुकी है। अब तो कल बजट जब हम बात करें तब बजट भी ये नई सरकार पेश करने वाली है। तो इन आंकड़ों को लेकर अब लोगों को इसके आगे क्या आप संदेश देना चाहते हैं, या इसके पीछे का मोटिव क्या है? देखिए, एक तो हमारा ये है कि जानकारी हो, हर नागरिक को जानकारी होनी चाहिए कि हमारा चुनाव किस तरह कंडक्ट किया गया। अगर इतना बड़ा अगर कोई अंधेरा है उसको लेकर, या कुछ संदेह है उसको लेकर, तो हमें सवाल पूछने का हक है। उसको क्या होगा, उसके साथ क्या नहीं होगा, वो तो एक बहुत बड़ी बात है। जैसे भरत जी ने कहा, आंदोलन हम ज़रूर चलाएंगे, लोगों को इसके बारे में बताएंगे, और ये ज़रूर कोशिश करेंगे सोहित जी, जो भारतीय वासी को अक्सर ये थोड़ी आदत है कि चीज़ भूल जाने की चीज़ होती है। इतनी सारी आफतें हमको आती हैं और हम कल परसों भूल जाते हैं। कम से कम हम ये भूलें नहीं, क्योंकि ये सवालें होते रहे हैं पहले भी, ये पहली बार नहीं हो रहे। मगर इस प्रमाण में होना, ये सब चीज़ों को साथ में होना, ये ब्लेटेंटली होना, मुझे लगता है पहली बार है। क्योंकि आपको ही खुद को मालूम है कि नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होना चाहिए, इस तरह उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। और जिस तरह सरकार नया कानून ला लेती है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट को पलट देती है, और उसके बाद 13-14 मार्च को आप किसको लाते हैं चुनाव आयोग में? जो फॉर्मर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कहा 200 लोगों की लिस्ट मेरे पास 4 घंटे पहले दी जाती है, फिर वो नए लोग के पास 6 लेंगे। मतलब इट वॉज अ कंप्लीट शैम। इलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस जो था लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ, पहले तो आपने चीफ जस्टिस को हटा ही दिया। जो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड आल्सो बी देयर इन द सिलेक्शन, वो आपने नए गलत कानून लाके निकाल दिया। उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी आपने बिल्कुल इम्पोर्टेंट बना दिया, कंप्लीटली न्यूट्रल। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ये कुछ मैं नहीं बोल रही। फिर आपने ऐसे लोगों को बताया, जो गृह मंत्री के साथ जिस तरह अधिकारी ने काम किया था, जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के साथ जिसने काम किया था, ये सब रिकॉर्ड में चर्चित बातें हैं। इसके बाद आप इस तरह का चुनाव कंडक्ट करते। एक दूसरी बात जो नहीं निकल आए, क्योंकि 200 पन्ने का रिपोर्ट है, हम कितनी बात रखेंगे, 7 फेज पोल करने की जरूरत थी क्या? कौन से राज्य में 1 फेज, कौन से राज्यों में 7 फेज? कोई रैशनैलिटी नहीं है। अब असम जैसे राज्य में जहाँ पे 14 सीटें हैं, 3 फेजेस थे, और आंध्र प्रदेश 25 सीट 1 फेज में, तमिलनाडु 1 फेज में, बड़ा स्टेट है 39 सीट। देयर इज नो लॉजिक टू इट। तो आपने कुछ ना कुछ सोच और किसी के साथ चर्चा नहीं की, ना विपक्ष के साथ चर्चा की, नहीं जन आंदोलन के साथ चर्चा की। जैसे आपके आंकड़े वोटिंग के कम होते गए, आपने बोला बहुत गर्मी में नहीं करना चाहिए था, खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है। तो देयर बीन प्रॉब्लम्स एट मल्टीपल लेवल्स, मतलब ये इलेक्शन में। तो इसका क्या होगा वो तो हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते। हमारा फ़र्ज़ था नागरिक होने की हैसियत से कि हम ये सामने लाएं और हम ये ज़रूर इसके बारे में बोलते जाएं।
ये कह के हम चुप नहीं होंगे कि हमने लिस्ट दे दी, जैसे चुनाव आयोग ने कहा हमने इलेक्टेड रिप्रेजेंट की एमपीज की लिस्ट दे दी पार्लियामेंट में, अभी कोई सवाल नहीं। अरे ये तो मतलब बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल की बात हो गई, आपने बस फतवा जाहिर कर दिया। सवाल पूछने का अधिकार नागरिक को अंत तक रहेगा भाई। अगर हमें संतुष्ट अगर हम नहीं है आपके निर्णय से, या आपने सबसे पहले मैं बताती हूँ, कम से कम मेरी जानकारी में 9 उम्मीदवारों ने इलेक्शन पिटिशन दाखिल की। अमोल कीर्तिकर जी ने किया है, करीमगंज में हुआ है, शायद जयपुर रूरल में हुआ है, शायद फरुखाबाद में हो गया है। तो ऐसे 8 या 9 का हुआ है। 8 या 9 बहुत छोटी संख्या है, मगर ये जो कैंडिडेट्स जो अग्रीव कैंडिडेट्स है उनके पास भी हम शायद ये आंकड़े लेके जाएं। बहुत सारी बातें चर्चे में निकलेगी, मगर ये फाइंडिंग्स जो है हम इस तरह छोड़ने वाले नहीं हैं। बिल्कुल। और जो आंकड़े आए हैं मैं पहले बता देता हूं कि पहले चरण में 3.27% वोट्स, बाद में जो आंकड़े चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए उसमें बढ़ाए गए। दूसरे चरण में 5.75%, तीसरे चरण में 4.23%, चौथे चरण में 6.32%, पाँचवें चरण में 4.73%, छठे चरण में 4.31% और सातवें चरण में 4.43%। यानी कुल मिलाकर 4.72% की हाइक हुई है। इन सभी को अगर आप कैलकुलेट करें, जो आंकड़ा जाता है 4,65,46,885 वोट्स। इतने वोट्स बढ़ जाते हैं, सरकार बन जाती है। अब हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अब भी इस पर बात कर रहे हैं। और एक चीज़ अगर मैं आप इस बैनर पे ध्यान देना चाहता हूँ इसे ख़त्म करने से पहले, देखिए आपके स्पीकर्स कौन कौन थे इसमें। एनजी देवाशायम सर थे, वो रिटायर्ड कन्वेनर हैं फोरम फॉर इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के, IAS अधिकारी रह चुके हैं। प्रोफेसर सेबेस्टियन मॉरिस जिनसे हमने बातचीत की, IIM अहमदाबाद से आते हैं। प्रोफेसर हरीश कर्णिक सर IIT कानपुर से आते हैं, और इसे ऑर्गेनाइज किया है लोक मोर्चा और वोट फॉर डेमोक्रेसी ने। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई हवे में बात हो रही है, आंकड़े हैं, डेटा है। बात करने वाले जो हैं वो प्रतिष्ठित संगठन से आते हैं, और इसलिए बात जो है वो बहुत अहम है। देखिए, कई लोगों ने चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाया, मुद्दा खत्म हो गया, वो आगे बढ़ गए, लेकिन लोकतंत्र के लिए शायद ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। 5 करोड़ वोट बढ़ जाते हैं और कोई पूछ नहीं रहा है। तो बहरहाल कुछ लोग हैं जिन्होंने मुद्दे को उठाया, और अगर उन्होंने आंकड़े को जब सीटों से कैलकुलेट किया तो करीबन 79 सीट्स दोस्तों ऐसे हैं जहां पर इसका प्रभाव पड़ता। देश भर में लोकसभा के जो नतीजे आए हैं उससे आप 79 सीट्स की अहमियत समझिए और सोचिए कि कितना बड़ा मुद्दा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं जो पहले इन मुद्दों को उठा रहे थे वो इसे लगातार जारी रखें, वो इन मुद्दों को उठाते रहें, क्योंकि अगर ये मुद्दे वो नहीं उठाते हैं तो फिर आप भी बेईमानी कर रहे हैं। जो मुद्दों को आपने चुनाव से पहले उठाया था वो नहीं उठाया। और जो 79 सीट्स बढ़े हैं उसके भी आंकड़े दिए हैं। अगर ये जो कैलकुलेशन है उसके अनुसार ओडिशा में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी जो उनका गठबंधन है 18 सीटें बढ़ गई, महाराष्ट्र में 11, उन्हें कुल मिलाकर आए ही हैं 16, उसमें 11 सीटें बढ़ गई, पश्चिम बंगाल में 10, आंध्र प्रदेश में 7, कर्नाटक में 6, छत्तीसगढ़ में 5, राजस्थान में 5 और बिहार में 3, हरियाणा में 3, मध्य प्रदेश में 3, तेलंगाना में 3, असम में 2, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और केरला में एक सीट। यानी 15 राज्यों में 79 सीट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं एनडीए और बीजेपी के वोट्स की। और ये 5 करोड़ का जो लगभग जो आंकड़ा आया है उसके आधार पर है। तो आप सोचिए इसके बारे में। कुछ लोगों ने ये डेटा जारी किया है, आपको इनके वेबसाइट्स पर भी ये रिपोर्ट मिल जाएगी, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये भी शायद ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। इससे आपको इसकी गंभीरता समझनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को हमने आपके सामने पेश किया है कि ऐसे वोट्स बढ़ते हैं, और क्या दुनिया में और कहीं पर आपने इस तरह के वोटों को बढ़ते हुए और सीटों को बढ़ते हुए देखा है क्या। इसलिए सवाल यही है, वॉज दिस अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो यहाँ पर स्पीकर्स थे उनके अपने संशय हैं, और इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, और जवाब शायद नहीं आएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं SM ऑफिशियल। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ साझा करें, साथ ही साथ चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप समझ चुके हैं हम किस तरह के वीडियोस और जानकारी आपके सामने लाते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिलहाल इतना ही, आप दीजिए इजाज़त, नमस्कार।